वेलकम टू जी कवर। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो रेगुलर कमेंट कर रहे हैं कि सर एक जो है मॉडल पेपर बता दीजिए कि किस तरह से जो है उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में जो है हिंदी का पेपर आता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट टाइम यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। अभी आपका जो जेल पुलिस का एग्ज़ाम लगा हुआ है वहाँ पर भी काफ़ी लोग परेशान हैं। उसके बाद जो यूपीएसआई के एग्ज़ाम देंगे उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। तो देखिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप पहले उसका क्राइटेरिया समझ लें कि हिंदी का कैसा जो है क्राइटेरिया आएगा। तो देखिए आपकी दो परीक्षाएं, एक तो आपकी जेल पुलिस वाली परीक्षा है और फिर उसके बाद है आपके यूपीएसआई परीक्षा। ठीक है, तो भाई दोनों ही परीक्षा में वैकेंसी कम है तो भाई पेपर आपको हार्ड मिलेगा। ठीक है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पेपर थोड़ा सी हार्ड ही ज़रूर करेंगे क्योंकि वैकेंसी कम है, बच्चा ज़्यादा है, तो भाई थोड़ा सी पेपर ही क्या करेंगे, मॉडरेट लेवल का करेंगे। और हिंदी जो है एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, लेकिन उन बच्चों के लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट है जो हिंदी को अच्छे से पढ़े हुए हैं। ये उनके लिए नहीं जो हिंदी को लास्ट के लिए रखते हैं कि मैं सिर्फ लास्ट में जाकर हिंदी पढ़ लूँगा और फिर मेरी सब हिंदी तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो भाई वो बारीकी नहीं समझ पाते हैं क्वेश्चंस की। ठीक है, तो भाई आज आपके लिए एक मॉडल टेस्ट लेकर आए हम, तो इसको आप अच्छे से दीजिए। ठीक है, 38 क्वेश्चन है जो कि आपके यूपी पुलिस एग्ज़ाम में हैं। ठीक है, जिसमें से आपको क्या है 35 क्वेश्चन तो भाई क्लियर करने हैं बिल्कुल। हिंदी आप लोगों को इजी सब्जेक्ट लगता है ना, तो इस वीडियो के 35 क्वेश्चन तो आप पूरे सही करें। बहुत ज़्यादा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन की बारीकी अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो भाई यूपी पुलिस परीक्षा देने वाले सभी स्टूडेंट कॉपी पेन उठा लें और इस जो है हिंदी के मॉक टेस्ट को अच्छे से दीजिए, जिससे कि क्या होगा कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हम कितना क्वेश्चन ठीक कर पा रहे हैं। और अगर आप नहीं कर पा रहे तो आपको ये और पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट भी कर देगा। ठीक है, तो भाई पेन कॉपी उठाइए और शुरू हो जाइए आज के मॉक टेस्ट के लिए। हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि स्त्री जीवन की व्यथा एवं सामाजिक कुरीतियों पर गठित कहानी चरित्रहीन निम्नलिखित में से किस महान साहित्यकार द्वारा लिखी गई है। तो देखिए क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे हिंदी के, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, उसमें थोड़ा सी ये अपने नॉलेज को जो है क्वेश्चन में मिक्स करेंगे, साथ साथ उस कहानी के बारे में भी आपको बताएंगे या उस रचना के बारे में आपको बताएंगे, तभी आपसे आंसर करवाएंगे। ठीक है, तो फिर से देख लें, क्या स्त्री जीवन की व्यथा एवं सामाजिक कुरीतियों पर गठित कहानी जो है चरित्रहीन निम्नलिखित में से किस महान साहित्यकार द्वारा लिखी गई है। तो भाई इसका जो क्वेश्चन है बहुत सारे बच्चों को आता होगा। अगर आप जीके वर्ल्ड के स्टूडेंट हैं तो हमने ये क्वेश्चन पहले भी कराया है, और अगर आप जीके वर्ल्ड के स्टूडेंट नहीं हो, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो, थोड़ा सा समस्या होगी आपको, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को करिए आप। तो आपके ऑप्शंस में मैथिली शरण गुप्त, फिर हैं सत्यरंजन चंद चट्टोपाध्याय जी, फिर हैं मुंशी प्रेमचंद या फिर बाबू श्याम सुंदर दास। ठीक है, तो देखिए चरित्रहीन की बात की जा रही है, तो चरित्रहीन जो रचना है सत्यरंजन चंद चट्टोपाध्याय जी की रचना है। ठीक है, स्त्री जीवन की व्यथा और कुरीतियों, सामाजिक कुरीतियाँ जो है भारत की, वो बताती है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, आपको याद रखना है। इस तरह से प्रश्न आपको हिंदी के देखने को मिलेंगे। तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया। अगर आप सबने इसको ठीक कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं कर पाए तो भाई आगे आपको और मौके मिलेंगे, उसको आप ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, और ये जो क्वेश्चन है ये हिंदी वर्णमाला से। ठीक है, क्या बोल रहा है कि हिंदी वर्णमाला में से निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो उच्चारण की दृष्टि से क्या हो, संयुक्त व्यंजन का समूह हो। तो भाई वर्णमाला से बहुत क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको वर्णमाला आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो उसका स्पेशल वीडियो हमने प्रोवाइड किया है, तो उसे आप जरूर देखें। उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा वाले बताइए भाई कि इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन का समूह है। तो भाई देखिए आपको बता दें कि संयुक्त व्यंजन का जो समूह होता है वो 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन, छ, त्रंग, ज्ञ और श्रा। ठीक है, तो ये आपके होते हैं 4 संयुक्त व्यंजन। तो भाई छत्र तो ये लिखा ही हुआ है ना, ये तो ये आपके क्या हैं, संयुक्त व्यंजन के समूह हैं। तो यही तो बोला जा रहा है ना कि संयुक्त व्यंजन का समूह कौन है, तो यही है शाह शाह, और यानी साथ से सलजम वाला, साथ से सपेरा वाला, साथ से सरकोट वाला, और हा, ये सभी क्या है, ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, और आपका जो थर्ड वाला ऑप्शन है सी वाला, डा और ढा, तो ये जो है आपके ये क्या है, उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया था, संयुक्त व्यंजन, तो इसका आंसर आप इस तरह से कर लेंगे आराम से। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस साहित्यकार की प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्ति जो है दी थी। ठीक है, तो देखिए यूपीपी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है,
2018 में। और हिंदी के ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। क्या बोल रहे हैं कि महात्मा गांधी ने जो है किस साहित्यकार की प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। आपके ऑप्शंस में मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिशंकर परसाई या फिर आचार्य विनोबा भावे। तो देखिए हम आपको बता दें, यहाँ पर करेक्ट आंसर है मैथिली शरण गुप्त। गांधी जी ने इन्हीं की प्रतिभा से प्रभावित होकर इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। यूपीपी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उपसर्ग में उप का निम्नलिखित में से शाब्दिक अर्थ क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो उपसर्ग से भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि उपसर्ग में उप का जो शब्द है उसका जो है शाब्दिक अर्थ क्या है। तो देखिए उपसर्ग का जो पहला उप है वो समीप, इसका मीन्स होता है, क्या होता है, समीप या शब्द के पहले जुड़ने वाला, इसी को हम लोग बोलते हैं उपसर्ग, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि अपनी कहानियों से भारतीय समाज की वेदना को हूबहू हालातों को दर्शाने वाले मुंशी प्रेमचंद का जन्म निम्नलिखित में से किस जनपद में हुआ था। तो भाई ऐसे प्रश्न आपको हिंदी में देखने को मिलेंगे। अगर आपने ऐसे प्रश्न नहीं तैयार करे हैं तो भाई जीके वर्ल्ड के साथ जुड़ जाइए। हम बहुत ही जल्दी आपकी हिंदी मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हम आपको ये सारे क्वेश्चन इतने अच्छे से सॉल्व करा देंगे, तब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि हूबहू जो है भारतीय समाज की वेदना का जो है रूपरेखा करते थे ये। तो मुंशी प्रेमचंद की बात की जा रही है, तो इनका जन्म कहाँ हुआ है उत्तर प्रदेश में, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इनका जन्म हुआ है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से उसका चयन करें जो हिंदी उपसर्ग का उदाहरण प्रस्तुत करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए उपसर्ग आप लोगों को पता ही है, मैंने भी आपको बताया ना, जो आगे से जुड़े किसी शब्द में, ठीक है। तो भाई यहाँ पर आपके दिख रहे हैं 4 उपसर्ग लिखे हुए। अब इनसे पूछा जा रहा है कि इनमें से हिंदी उपसर्ग कौन सा है। आपको पता होना चाहिए कि उपसर्ग हिंदी भी होते हैं, उर्दू भी होते हैं और आपके अंग्रेजी भी होते हैं। लेकिन आपसे बोला क्या जा रहा है, हिंदी उपसर्ग का पहचान करें। आपके ऑप्शंस में कम अक्ल, खुशहाल, डिप्टी कलेक्टर या फिर अनपढ़। तो देखिए हम आपको बताएं कि कम अक्ल और खुशहाल, ठीक है, ये 2 जो उपसर्ग हैं ये आपके हैं उर्दू उपसर्ग। फिर डिप्टी कलेक्टर लिखा हुआ है ना, तो ये आपका कौन सा उपसर्ग है, ये आपका है अंग्रेजी उपसर्ग। लेकिन आपसे ऑप्शंस में क्या पूछा गया है कि हिंदी उपसर्ग का उदाहरण बताएं, तो भाई ये है आपका अनपढ़, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। तो इस तरह से प्रश्न की बारीकता अगर आप समझ लेंगे तो आप अच्छे जो है नंबर गेन कर जाएंगे। और अगर आपने उसकी बारीकता नहीं समझी तो आप क्वेश्चन क्या करके आएंगे, गलत करके आएंगे। भाई बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो हिंदी को बहुत ईजी समझते हैं। तो भाई ये पूरा टेस्ट आप दीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन जो हैं बारीकता से सही कर लिए थे और आपके एक भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं हुए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हिंदी वर्णमाला में वर्ग की दूसरी और चौथी ध्वनि निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बताइए कि वर्ग की दूसरी और चौथी जो ध्वनि होती है वो जो है क्या कहलाती है। अघोष कहलाती है, महाप्राण कहलाती है, अयोग वाह कहलाती है या फिर अल्प प्राण कहलाती है। तो देखिए भाई दूसरी और जो चौथी ध्वनि होती है वो महाप्राण कहलाती है, ठीक है। इसका मतलब समझ गए कि नहीं समझे आप लोग। अगर हिंदी वर्णमाला नहीं पढ़ा तो समझिए, इसको पहले समझाता हूँ थोड़ा सी। का लिखा है, खा लिखा है, गा लिखा है, घा लिखा है, ठीक है, और अड़ा लिखा है, ये ठीक है। इतनी चीज़ आ गई। तो अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि हिंदी वर्णमाला में दूसरी और चौथी ध्वनि क्या कहलाती है। तो देखिए दूसरी ध्वनि क्या है आपकी, ये है, और इसकी चौथी ध्वनि क्या है, ये है। बात समझ में आ गई ना। तो अगर दूसरी और चौथी ध्वनि की बात की जाएगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, महाप्राण कहेंगे। बात समझ में आ गई ना। दूसरी और चौथी ध्वनि है, यानी इस तरह सीक्वेंस में का खा गा गा घा अड़ा लिखा हुआ है, तो इसमें जो दूसरा यानी खा जो होगा वो जो घा होगा ये आपका क्या होगा, ये महाप्राण होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपसे बोल देता कि
अल्प प्राण की बात करी जाती तब क्या करते हैं आप, एक होता है महाप्राण, एक होता है आपका अल्प प्राण, ठीक है। तो अगर महाप्राण की बात करी जाए, ठीक है, तो आपका दूसरी और चौथी ध्वनि है। लेकिन अगर अल्प प्राण की बात की जाए तो आपको याद रखना अल्प प्राण कौन से होते हैं, पहली, तीसरी और ये आपकी पांचवी, ठीक है। तो पहली, तीसरी, पांचवी जो होती हैं वो क्या होती हैं, अल्प प्राण, और दूसरी और चौथी जो होती हैं वो होती हैं महाप्राण ध्वनियाँ, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न अगर आप तैयार कर लेंगे तो बहुत अच्छे से आप लोग क्या कर लेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और जो आपका ये लिखा है आयोगवा, तो ये क्या होते हैं, विसर्ग जो होते हैं वो होते हैं आयोगवा, ठीक। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि दीपशिखा निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध किसकी प्रसिद्ध रचना है, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है हिंदी का, ये भी बहुत पूछा जाता है। क्या बोल रहे हैं कि दीपशिखा निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध रचना है। तो देखिए भाई, हम आपको बता दें कि दीपशिखा जो रचना है महादेवी वर्मा की रचना है, और ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिंदी प्रत्यय अक्कड़ से संबंधित नहीं है। भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन को समझिए। फिर हर बार मैं बोलता हूँ आपको, और हर बार मैं बोलूँगा कि क्वेश्चन की बारीकता को देखिए तभी उसको सॉल्व करिए। आप लोगों को लगता है कि आप पेपर में बहुत अच्छा करके आए, जब आप उसको आके आंसर शीट में मिलाते तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके गलत हो चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि आपने वहाँ पर ध्यान नहीं दिया था बारीकता का, ठीक है। और अगर जीके वर्ड पर हैं आप तो हिंदी की बारीकता आप ज़रूर समझें, क्योंकि हम उनमें से हैं कि हम आपको हिंदी के पूरे नंबर दिलवाते हैं, ठीक है। तो भाई समझिए इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प जो प्रत्यय होता है अक्कड़ एक क्या है, प्रत्यय है, और जो है इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है। आपको पता है कि उपसर्ग में क्या होता है, आगे से कोई शब्द जुड़ जाता है, और प्रत्यय में क्या होता है, पीछे से कोई शब्द जुड़ जाता है, ठीक है, यही चीज़ होता है। तो भाई देखिए कौन सा है, पियक्कड़ लिखा है, फिर लिखा है घुमक्कड़, फिर लिखा है साधुक्कड़, और फिर लिखा उपयुक्त सभी। तो भाई अक्कड़ का जो है प्रत्यय नहीं है इनमें से, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए जो ये प्रत्यय होते हैं ये अगर किसी के आगे लगते हैं तो उनका एक सार्थक जो है वो ध्वनि बननी चाहिए, यानी एक सार्थक होना चाहिए, ये नहीं कि बेमतलब की चीज़ें। यहाँ पर देखिए क्या है, अगर पियक्कड़ की बात कर रहे हैं तो इसमें एक मतलब आपको दिमाग में आ रहा है कि जो अधिक शराब पीता है या अधिक जो नशा करता है उसको पियक्कड़ कहते हैं। ये चीज़ बात समझ में आ गई, यानी एक जो है जेनरल जो है वर्ड ये बन चुका है, तो ये ठीक है। फिर क्या है, घुमक्कड़ जो बहुत ज़्यादा घूमता है वो घुमक्कड़ है, तो यहाँ पर भी एक ही जेनरल वर्ड बन गया। फिर लिखा है साधुक्कड़, तो यहाँ पर कोई भी जेनरल वर्ड नहीं है। साधुक्कड़ क्या होता है भाई, कुछ होता है क्या, नहीं होता साधुक्कड़, तो भाई ये गलत है। तो यही तो पूछा गया क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प हिंदी प्रत्यय अक्कड़ से संबंधित नहीं है, तो भाई साधुक्कड़ नहीं है। अभी आप लोग क्या एग्जाम में जाएंगे तो आप लोग को नहीं ना पढ़ें, बात समझ में आ रही है, क्या पढ़ लें कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प जो है प्रत्यय अक्कड़ से संबंधित है, तो आप लगा देंगे उपयुक्त सभी, तो ये बारीकता होती है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं था, यहाँ पर अक्कड़ से संबंधित प्रत्यय नहीं है वो पूछा जा रहा था, तो ये इसका आंसर होगा। समझ में आ रहा है ना। थोड़ा सा समय इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें ये पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझाना है ताकि आप हिंदी में क्वेश्चन गलत ना करके आएँ। अगर मैं गलत नहीं कर रहा हूँ तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से जो है किस शब्द में आ प्रत्यय जोड़कर उसका स्त्रीलिंगवाची शब्द में बदलाव नहीं किया गया है, ठीक है। तो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि आ प्रत्यय जोड़कर किसका जो है स्त्रीलिंगवाची शब्द में बदलाव नहीं किया गया है। आपके ऑप्शन में है अश्वा, वृद्धा, बालिका, या सभी विकल्प में आ प्रत्यय से ही बने हैं। तो आप अपने अनुसार बताइए भाई कितने लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर कर पा रहे हैं 10 नंबर वाले का, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे लोग हिंदी के मास्टर भी मुझे फिर समझाते हैं आके, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि वो सर आपने ये गलत कर दिया। अगर कोई व्यक्ति धोखे से कोई गलती कर जाए तो वहाँ पर बातें बहुत सुनाते हैं, लेकिन अगर सही पढ़ा रहा है वो नहीं कभी इनको दिखाई देता है। होते हैं बहुत से लोग। बताइए निम्नलिखित में से किस शब्द में आ प्रत्यय जोड़कर उसका स्त्रीलिंगवाची शब्द का बदलाव नहीं हुआ है। तो देखिए अश्व में अगर हम आ प्रत्यय जोड़ देते हैं, किसमें, अश्व में, अश्व माने घोड़ा होता है ना, अगर उसमें हम आ प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वो अश्वा हो जाता है, ठीक है। और अश्वा क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। तो ये तो ठीक है, यहाँ पर जो है आ प्रत्यय यूज हुआ है। फिर वृद्ध में अगर हम आ प्रत्यय जोड़ देते हैं
तो वो क्या बन जाता है, वृद्धा, वृद्ध का वृद्धा। तो ये क्या है, ए भी स्त्रीलिंगवाची शब्द बन गया और किससे बना है, आप प्रत्यय से ही बना है। फिर लिखा है बालिका, तो देखिए अगर बाली लिखेंगे फिर का आप जोड़ रहे हैं तो भाई गलत जोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए शब्दों में से किसका बदलाव जो है नहीं हुआ है, क्वेश्चन समझ रहे ना, नहीं हुआ है। तो भाई देखिए बालिका का जो प्रत्यय है वो जो है आ प्रत्यय नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो प्रत्यय जुड़ा हुआ है वो है इका। ठीक है, कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, एका। बालिका, ठीक है, बालिका प्रत्यय इका प्रत्यय जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आ प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ है। और बस यही क्वेश्चन कह रहा था कि निम्नलिखित में से उस शब्द का चयन करें जो आप प्रत्यय से जोड़कर स्त्रीलिंगवाची शब्द में बदलाव नहीं किया है। तो भाई अस्वा में किया था, वृद्धा में किया था, बट बालिका में नहीं किया था क्योंकि बालिका में इका प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। जितने लोगों को ये बात समझ में आ गई भाई लाइक करिएगा वीडियो, और जिनको नहीं समझ में आई तो भाई फिर से समझ लीजिए। आप प्रत्यय जोड़कर अगर बनेगा तो वो सही हो जाएगा। तो अश्वा में आ प्रत्यय है, वृद्धा में आ प्रत्यय है, बट बालिका में आ प्रत्यय नहीं है क्योंकि बालिका में जो है इका प्रत्यय है। ठीक है, एक प्रत्यय होता है वही प्रत्यय यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि प्रत्येक वर्ष जो है किस तिथि को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो भाई बहुत सारे लोग 14 सितंबर के साथ चल दिए होंगे, ठीक है, होंगे बहुत सारे लोग, लेकिन नहीं भाई गलत है आप लोग। यहाँ पर विश्व हिंदी दिवस की बात की जा रही है। तो याद रखिएगा विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। ठीक है, 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन अगर आपसे बोल देता है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है विश्व हिंदी दिवस की, तो वो मनाया जाता है आपका 10 जनवरी को। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस प्रख्यात रचना से जयशंकर प्रसाद संबंधित नहीं है। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस में तितली, कंकाल, गोरा और लहर। तो इनमें से कोई एक ऐसी रचना है जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा नहीं लिखी गई है। अब आपके ऑप्शंस में तितली है, फिर एक कंकाल है, एक गोरा है और एक आपका लहर है। तो देखिए हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो है गोरा, ये जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, ये है आपकी रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना। तितली, कंकाल और लहर ये जयशंकर प्रसाद की ही रचना है। तो यही आपका गलत आंसर है यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में कौन सी जो है एक व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो भाई संधि से एक रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में, याद रखिएगा। तो भाई संधि का एक क्वेश्चन तो है, पक्का कर लीजिए। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो देखिए उज्ज्वल एक ऐसी संधि है जो कि व्यंजन संधि है, जो बहुत पूछी जाती है। तो याद रखिएगा उज्ज्वल एक व्यंजन संधि है। आकृष्ट जो है ये भी एक व्यंजन संधि है। तुष्ट जो है ये भी एक व्यंजन संधि है, बट प्रातः काल जो है ये एक व्यंजन संधि नहीं है। बस यही आपसे पूछा जा रहा था कि इनमें से कौन सी एक व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो भाई प्रातः काल व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है क्योंकि ये एक विसर्ग संधि है। और याद रखिएगा उज्ज्वल जो है ये व्यंजन संधि है और ये बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि मित्र शत्रु शब्द में निम्नलिखित में से किस समास का उदाहरण है। ठीक है भाई, मित्र शत्रु जो है निम्नलिखित में से किस समास का उदाहरण है। समझ गए इस क्वेश्चन को, क्या है, तत्पुरुष, द्वंद्व, संप्रदान या फिर अधिकरण। तो आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पर और का लोप हो जाता है, क्या हो जाता है भैया, और का लोप हो जाता है, वहाँ पर जो होता है द्वंद्व समाज होता है। ठीक है, तो यही तो है मित्र और शत्रु। ठीक है, तो और का लोप हो गया है यानी और छुपा हुआ है। तो मित्र शत्रु जो हैं ये आपके द्वंद्व समास है। जैसे माता पिता होता है ना, भाई बहन होता है, तो वहाँ पर भाई और बहन, माता और पिता, इसका और का क्या हो जाता है बेटा, लोप हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये हो जाती है आपकी द्वंद्व समास, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किसके आगे उचित समास का मिलान नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भाई, क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से किसके आगे उचित समास का मिलान नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो है धनहीन, याद रखिएगा जो धनहीन है ये अधिकरण तत्पुरुष का जो है एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि धनहीन जो है वो किसका एग्जाम्पल है, कितने लोगों को आता है भाई बताइए इसका कमेंट करके। अगर नहीं आता तो याद रखिएगा ये अपदान तत्पुरुष है।
ठीक है। अपादान तत्पुरुष क्यों कहते हैं? अपादान का मतलब समझते हैं ना, जहाँ से कोई चीज़ अलग हो रही है, लेकिन यहाँ समास में यूज हो रहा है, वो कारक में यूज होता है, लेकिन समास में भी ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, धन हमसे क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, यानी हम क्या हो रहे हैं, धनहीन हो रहे हैं। ठीक है, तो जब कोई चीज़ हमसे अलग हो जाता है वो क्या हो जाता है, अपदान हो जाता है। अपदान ये है आपका तत्पुरुष, तो ये यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष नहीं है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से हिंदी में प्रयुक्त किए जाने वाले लिंग के जो नाम का सही समय जो है क्या है। ठीक है, आपका थोड़ा सा मिस है, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है हम आपको बताते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हिंदी में जो है लिंग कितने प्रकार का प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, आपके ऑप्शन में स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, या फिर स्त्रीलिंग पुल्लिंग एवं नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग एवं पुल्लिंग, या फिर स्त्रीलिंग एवं नपुंसकलिंग। तो भाई हिंदी की बात की जा रही है। ठीक है, तो हिंदी में याद रखिएगा हमेशा और हमेशा हिंदी में सिर्फ दो ही लिंग यूज होते हैं, एक होता है स्त्रीलिंग, एक होता है पुल्लिंग। लेकिन अगर यहाँ पर संस्कृत की बात की जाती तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग एवं नपुंसकलिंग तीनों यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पर बात किसकी जा रही है, हिंदी की। तो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं सिर्फ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, याद रखिएगा। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दही शब्द का लिंग पहचाने। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में। ठीक है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो भाई दही कैसा शब्द है, ये आपसे पूछा जा रहा है, किस लिंग का है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत सारे लोग नपुंसकलिंग के साथ चल दिए होंगे, लेकिन आप गलत चले हैं। याद रखिएगा दही जो है एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, याद रखिएगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्या है, दही एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द यथार्थ स्त्रीलिंग का नहीं बल्कि काल्पित स्त्रीत्व का उदाहरण बताता है। कितने लोग इस क्वेश्चन का समझ पाए, पहले ये बताइए। बहुत से लोग नहीं समझ पाएंगे। मैं आपसे बता दूं कि हिंदी को बिल्कुल इजी समझने की बात जो है मत समझिए, बिल्कुल भी इस फरेब में मत रहिए कि हिंदी बहुत इजी मिल जाएगी, हम आराम से कर लेंगे। हिंदी आपको जो है मॉडरेट लेवल की ही मिलेगी, यूपीएसआई में तो और ज़्यादा मॉडरेट लेवल की मिलेगी। ठीक है, तो हिंदी को अच्छे से पढ़िए, जितना बेटर आपको पढ़ाया जाए उतना बेटर पढ़िए, तो ही आप हिंदी में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन को, इसको मैं अच्छे समझाऊंगा। निम्नलिखित में कौन सा यथार्थ स्त्रीलिंग नहीं बल्कि काल्पित जो है स्त्रीत्व का उदाहरण है। आपके अंदर है लड़की लिखा हुआ है, आपका जो ऑप्शन है, सॉरी, लड़की है, फिर है गाय, फिर एक आपका है लता, और फिर एक आपका लिखा है उपयुक्त सभी। ठीक है, तो भाई समझिए यथार्थ माने क्या होता है, जिसको किसी भी जो है साक्ष्य की ज़रूरत हो, यानी किसी को प्रत्यक्ष की किसी की ज़रूरत ना हो, यानी जो मैंने कह दिया वो है, उसमें कुछ झूठ नहीं है। तो यथार्थ माने होता है बिल्कुल स्पष्ट। तो देखिए यहाँ पर स्पष्टता कहाँ पर है, लड़की, अगर हम लड़की बोल रहे हैं तो वो लड़का नहीं बन जाएगी। यहाँ पर किस लिंग का अगर लड़की लिखा हुआ है तो आंख बंद करें या फिर आंख खोले रहें, लेकिन ये यथार्थ है। अगर लड़की है तो वो किसका है, स्त्रीलिंग शब्द का जो है स्त्रीलिंग का है। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन हो सकती है, नहीं हो सकती है। लड़की है तो क्या होगा, वो स्त्रीलिंग ही होगा। बात समझ में आ रही है। फिर लिखा है गाय, तो यहाँ पर भी ये यथार्थ है, गाय है तो वो क्या है, एक स्त्रीलिंग ही होगा। अगर बैल होता तो फिर वो पुल्लिंग में चला जाता। बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर लिखा क्या है, गाय, तो भाई ये क्या है, स्त्रीलिंग का एग्जाम्पल, इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है। लेकिन लता जो है यहाँ पर कन्फ्यूज़न है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कन्फ्यूजन है, ये यथार्थता में नहीं आता, ये किस में आता है, कल्पित में आता है, यानी कल्पना में आ जाता है। भाई अब हमने अगर लता कहा तो हम कल्पना में चले गए कि कोई लड़की होगी, लेकिन कंफर्म नहीं कि लड़की होगी, क्योंकि भाई लता किसी का भी नाम हो सकता है। बात समझ में आ रहा है ना, लता किसी का भी नाम हो सकता है, लेकिन उसमें हमें क्या यथार्थता नहीं है कि यहाँ भाई ये स्त्री की ही बात की जा रही है। तो ये कल्पना की विषय है कि हाँ अगर लता है तो भाई वो किसी लड़की का नाम होगा, तो ये एक कल्पित स्त्रीत्व है। ये चीज़ आपको याद रखना, बस यही एक क्वेश्चन था। बात समझ में आ गई ना। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि क्षय रोग के कारण देवगत हुए निम्नलिखित में से किस प्रख्यात कवि की जन्मस्थली वाराणसी है। ठीक है, तो भाई देखिए यहाँ पर एक छोटा सी ऑप्शन जोड़ दिया गया, बस यही आपको कन्फ्यूजन कर देगा ये कि अब आपको पता नहीं है कि क्षय रोग के कारण कौन देवगत हुए थे, यानी किसकी जो है जान क्षय रोग के कारण यानी टीबी के कारण चली गई थी। ठीक है, और प्रख्यात कवि भी रहे हैं उत्तर प्रदेश के, और जन्मस्थली इनकी पूछी जा रही है। तो हम आपको बताते हैं यहाँ पर बात की जा रही है जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, इनकी जो है क्षय रोग के कारण मृत्यु हुई थी, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है,
चलिए फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे। आपके ऑप्शंस में हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र या इनमें से कोई नहीं। देखिए इस तरह का क्वेश्चन हमने आज क्यों रखा हम आपको बताएं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे सामने 3 ऑप्शंस होते हैं और एक होता है इनमें से कोई नहीं, तो हम लोगों का जो माइंड जो चलता है वो क्या चलता है कि अगर 3 ऑप्शन दिए हैं तो भाई इनमें से एक आंसर तो ज़रूर होगा। तो अब हम लोग को आ तो रहा नहीं है ये क्वेश्चन, तो हम इसमें क्या करेंगे A B C किसी में ना किसी में टिक लगाए आएंगे। लेकिन आपको ये नहीं करना है। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल सटीक ना आए, जहां आप कन्फ्यूजन सिर्फ 2 में हो, बस उसको टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको आंसर बिल्कुल ना है तो उसको छूने की उम्मीद ना रखें। तो भाई ब्राह्मण पत्रिका के संपादक इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि तेज हवा अक्सर जमीन पर गिरे पत्तों को उड़ा ले जाती है, प्रयुक्त कारक को पहचानिए। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत से लोग समझ भी गए होंगे। तो भाई मॉडल पेपर चल रहा है, इसी तरह से हिंदी का पेपर आपको देखने मिलेगा यूपी पुलिस की परीक्षाओं में। तो भाई अच्छे से इसको सॉल्व करिए सभी लोग। तेज हवा अक्सर जमीन पर गिरे पत्तों को उड़ा ले जाती है, प्रयुक्त कारक को पहचानिए। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, तेज हवा क्या कर रही है, जमीन से गिरे पत्तों को उड़ा ले जा रही है, यानी पत्ते किससे अलग हुए जा रहे हैं? जमीन से। और जब कभी कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग हो जाती है तो वहाँ पर क्या होता है? अपादान कारक होता है। जैसे आपने सुना होगा पेड़ से पत्ते गिरते हैं, नदी हिमालय से निकलती है। नदी किससे अलग हो रही है? हिमालय से। पेड़ से अलग कौन हो रहे हैं? पत्ते अलग हो रहे हैं। तो इसी तरह हवा किससे अलग कर रही है? ज़मीन से अलग कर रही है पत्तों को। ठीक है, यही बोला गया, तेज हवा अक्सर ज़मीन पर गिरे पत्ते उड़ा ले जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि हिंदी में कारकों की कुल संख्या कितनी मानी गई है। भाई यूपी पुलिस का परीक्षा अगर आप एनालिसिस करेंगे ना तो 2 प्रश्न ऐसे बने हैं। ठीक है, तो आपके लिए इसलिए हमने यहाँ पर ही रख दिया क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं कि हिंदी में कारकों की जो है कुल संख्या कितनी मानी गई है। तो भाई हिंदी में कारकों की कुल संख्या है 8, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से प्रातःकाल का एक पर्याय नहीं है। भाई बताइए, आपके ऑप्शंस में विहान, भोर, सुरा या फिर उषा काल। तो भाई ये इजी क्वेश्चन है, लगभग लोगों को आता होगा, क्योंकि आपको पता ही है विहान होता है, भोर होता है, उषा काल होता है, बट सुरा नहीं होता है। सुरा किसका पर्याय है पता है आप लोगों को? चलिए बता देते हैं। सुरा पर्याय जो है मदिरा का है। ठीक है, विहान, भोर और उषा काल ये आपका प्रातःकाल का पर्याय है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस विलोम शब्द के आगे सही मिलान नहीं है। भाई बताइए, समझ में आ रहा है नहीं आपका? देखो उद्गम का है विलय, बिल्कुल है। घना का है छिचरा, बिल्कुल सही है। अदरंग का है बहिरिंग, बिल्कुल सही है। पर कर्कश का ईस्ट नहीं हो सकता भाई, क्योंकि कर्कश माने क्या होता है? जो कान को प्रिय ना लगे। कर्कश माने होता नहीं कोई बहुत ज़्यादा लाउड बोलता है या किसी की बोली हमें कान में बहुत ज़्यादा चुभती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कर्कश, यानी कान को प्रिय ना लगने वाला। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा? इसका सही जो होगा वो होगा सुशील। ठीक है, सुशील जो होगा कर्कश का विलोम होगा, ये ईस्ट नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि सूरदास निम्नलिखित में से किस भाषा के कवि माने जाते हैं। तो भाई याद रखिएगा, इनकी लगभग जो रचनाएं हैं वो किस में है? ब्रज भाषा में, और सूरदास भी ब्रज भाषा के ही कवि हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि अज निम्नलिखित में से किसका एक पर्याय नहीं हो सकता। तो देखिए हम आपको बता दें कि अज जो है वो विश्राम का पर्याय नहीं है, क्योंकि अज का एक पर्याय बकरा भी है, अज का एक पर्याय कामदेव भी है, अज का एक पर्याय अजन्मा भी है। ठीक है, बट विश्राम नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि यह स्थान मेरे रहने के लिए अनुकूल नहीं है, मैं यहाँ से अति शीघ्र जाना चाहता हूँ। वाक्य में वर्तनी अशुद्धि वाले शब्द का चयन करें। भाई वर्तनी यानी स्पेलिंग के लिए एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो भाई यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इस पूरे वाक्य में जो है किसमें स्पेलिंग जो है करेक्ट रही है।
तो देखिए भाई कहाँ यही गलत है, अनुकूल ऐसे थोड़ी ना लिखा जाता है अनुकूल। देखिए अनुकूल जो है आपका ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, अनुकूल, ठीक है। तो इस तरह से अनुकूल लिखा जाएगा। यहाँ पर मात्राओं का फेर है, ठीक है, छोटे और बड़े ओ की, तो ये गलत है, ठीक है। बहुत से लोग नहीं समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को, लेकिन इस तरह से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि चिकने घड़े, आपका होगा घड़े पे, ठीक है, चिकने घड़े पर पानी नहीं चढ़ता, उपयुक्त लोकोक्तियों में सही अर्थ बताइए, ठीक है। तो भाई चिकने घड़े पर पानी नहीं चढ़ता, जो ये लोकोक्ति है, इसका जो है सही अर्थ आपको बताना है। आपके ऑप्शंस में निर्लज व्यक्ति हमेशा झूठ बोलता है, ठीक है। फिर है निर्लज पर उपदेशों का असर नहीं पड़ता है। फिर है निर्लज हमेशा अपनी गलत बात ही मनवाना चाहता है या मनवाता है, ठीक है। और फिर लिखा है उपयुक्त सभी विकल्प सही है, ठीक है। तो देखिए ऐसे आसपास के ही होंगे, तो आपको आसपास में भी सबसे सही का चयन करना है, ठीक है। आप अपने अनुसार ज़रूर लगाते हैं, लेकिन ये अपने अनुसार मानते हैं, ठीक है। तो भाई चिकने घड़े पर पानी नहीं चढ़ता, उपयुक्त लोकोक्तियों में सही अर्थ क्या है, तो याद रखिएगा निर्लज पर उपदेशों का असर नहीं होता। यानी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना कि उनके लिए जितना भी अच्छा कर दो, उनको जितने भी उनके अच्छे के लिए समझाओ कि ये नहीं करना है, ये करना है, लेकिन उनको उसको उल्टा ही रॉन्ग करना होता है उसको। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि निर्लज पर हमेशा जो है उपदेशों का असर नहीं होता, उनको आप कुछ भी कहो, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भाषा को मनोरंजनात्मक एवं सजीव बनाने के लिए उस विकल्प का चयन करें जो इस वाक्य के साथ सही मेल खाता हो। देख लीजिए क्वेश्चन समझिएगा, इस वाक्य के साथ है भाषा को मनोरंजनात्मक एवं सजीव बनाने के लिए, ठीक है। तो ये एक वाक्य हो गया आपका, तो उस विकल्प का चयन करें जो इस वाक्य के साथ सही मेल खाता हो। तो भाई देखिए पहले ही बात करेंगे हम लोग मनोरंजन की और फिर हम लोग बात करेंगे सजीव की। तो ऐसा ऑप्शंस कहाँ है जो पहले मनोरंजन करेगा और फिर उसको सजीव कर देगा। कितने लोग इस क्वेश्चन को समझ पाएँ और कितने लोग इसको सही कर पाएँ? तो भाई अगर नहीं कर पाएँ तो समझ लीजिए इसको क्या है। देखिए मनोरंजन याद रखिएगा, किसी भी भाषा में, हिंदी भाषा में याद रखिएगा कि मुहावरे का यूज होता है मनोरंजन के लिए। तो भाई मुहावरा तो है। फिर लिखा है सजीव, तो याद रखिएगा लोकोक्तियाँ जो हैं सजीव बनाती हैं, तो यही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। भाषा को मनोरंजनात्मक और सजीव बनाने के लिए मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हिंदी भाषा बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है। हिंदी भाषा बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर उत्तराखंड। इसका आंसर आप लोग बताएं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कितने लोग इसको बता पाएंगे सही? चलिए आप लोग आंसर बताइएगा, ठीक है इसका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है श्रृंगार रस को रसराज की उपाधि जो दी गई थी। यानी किसके द्वारा जो है श्रृंगार रस को रसराज की उपाधि दी गई थी। ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन अक्सर ये पूछ लेते हैं लोग कि रसराज किसे कहते हैं, तो वो श्रृंगार रस को कहते हैं। अब बोला जा रहा है कि श्रृंगार रस को रसराज की उपाधि किसने दी? तुलसीदास ने दी, या आचार्य भोजराज ने दी है, या फिर आचार्य कांता प्रसाद ने दी है, या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दी है। तो याद रखिएगा श्रृंगार रस को रसराज की उपाधि दी है आचार्य भोजराज ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। और ये भी याद रखिए कि श्रृंगार रस को ही बोलते हैं रसराज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हिंदी साहित्य का निम्नलिखित में से सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। तो भाई आप लोगों को आना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो याद रखिएगा हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ जो है पुरस्कार माना जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द करुण रस के लिए हिंदी में प्रयुक्त होता है। तो देखिए जहाँ करुणा होगी वहाँ पर होगी सहानुभूति होगी, सिंपल सी बात है। हमदर्दी भी होगी, प्रेम भाव भी होगा, यानी उपयुक्त सभी, ठीक है। और याद रखिएगा कि करुण रस का जो स्थायी भाव बहुत पूछा जाता है, तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस रस के आगे उसका स्थायी भाव सही नहीं मिला है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो लिखा है, पहले लिखा है रौद्र रस, इसका भाव जो होता है क्रोध, बिल्कुल सही है।
फिर लिखा है अद्भुत रस, इसका भाव जो होता है भाव विस्मय होता है, बिल्कुल सही है। फिर लिखा है शांत रस, इसका भाव स्नेह, और वीर रस इसका भाव उत्साह। तो भाई ये तो बिल्कुल ठीक है, यही गलत है। याद रखिएगा शांत रस का जो भाव होता है स्थायी भाव वो स्नेह नहीं होता है, वो होता है निर्वेद। तो शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो निर्वेद होता है, स्नेह नहीं होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मात्राओं और वर्णों को संगीतमय रूप से प्रयुक्त करने वाले को कहते हैं। देखिए दो चीज़ समझ लीजिए, एक होता है वर्ण और एक होता है मात्रा। ठीक है, तो मात्रा और वर्ण की बात कहाँ पर की जाती है? रस में की जाती है, छंद में की जाती है, अलंकार में की जाती है, इन सभी में की जाती है। सममात्रिक विषम मात्रिक कहाँ पर होती है? तो यहाँ पर बात होती है छंद में। तो मात्राओं और वर्णों को संगीतमय रूप से प्रस्तुत करने का काम करता है छंद। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध कृति है। भाई कौन सी कृति जो है हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध कृति है? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में जन्मे हरिवंश राय बच्चन और इनकी प्रसिद्ध कृति है मधुशाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हरिगीत का छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? यूपीपी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं? हरिगीत का छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो भाई 28 होती हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में 1845 में निकलने वाला पहला दैनिक पत्र बनारस अखबार था। निम्नलिखित में से इसका जो है संपादन जो है किसके द्वारा किया गया? तो देखिए संपादक अलग थे इसके, संचालक अलग थे इसके। ठीक है, तो देखिए बाद में क्या होता है, पहले कौन करता है बाद में कौन संचालित करता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो भाई सबसे पहले वर्ष की बात करी जा रही है, वर्ष देख लें आप लोग। अगर वर्ष नहीं देखेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत कर जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कर दिया होगा इसका आंसर राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद। तो भाई इसका इस पत्र का जो बनारस अखबार का संचालन इन्होंने बाद में किया था, लेकिन भाई डेट के अनुसार जो कि बात है 1845 की, तो इस समय इसके जो संपादक कौन थे? वो थे गोविंद रघुनाथ दत्ते। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देख लेना आपने कि कितनी बारीकता से हिंदी क्वेश्चन को आप घुमा देते हैं ये लोग, और अगर आप नहीं कर पाएंगे सही से इसको तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो भाई इस तरह से हिंदी में उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा अगर आप देने जा रहे हैं तो प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे। तो आपको करना क्या है, बहुत ही बारीकी से सभी क्वेश्चन को देखना है। तो हम आपके लिए मॉक टेस्ट स्टार्ट करने जा ही रहे हैं हिंदी का, तो उसके लिए आप तैयार हो जाएं। अगर आप जीके वर्ल्ड पे पहली बार आए हैं तो इसके साथ जुड़ जाएं। यूपी पुलिस की हिंदी अगर आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करनी है, पूरे नंबर आपको गेन करने हैं और एक सिलेक्ट सीट आपके लिए अपनी सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़ जाइए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।